शामिल करने के लिए हमारी जनजातीय लेखक संघ के साथी यूनियन है, उनको मैं आमंत्रित करती हूँ। आए, उनका बहुत शोध कार्य है, महिलाओं से जुड़े काफ़ी उन्होंने शोध कार्य किए हैं, अध्ययनरत है और बहुत काम करती हैं, बहुत एक्टिव हो रहती हैं, सक्रिय कार्यकर्ता है, एक्टिविस्ट है। तो दुनिया से आइए आप नमस्कार। और आज वीमेंस डे है, वुमेन्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी लोगों को। हमें पता है कि वुमेन्स डे 8 मार्च बनाने का एक लंबा संघर्ष रहा है, जो कि आज हम लोग एक दूसरे को सेलिब्रेट करते हैं। तो उस संघर्ष को हमें निरंतर आगे भी बढ़ाना रहेंगे, जो चीज़ें हमें मिली हैं और जो आगे मिलेंगी और जो बचाए रखना है वो भी उसी संघर्ष और आंदोलन से ही मिलेगा। आज हम लोग 2 सत्र में अपना कार्यक्रम रख रहे हैं। पहला सत्र कानपुर मेरी नज़र में और दूसरा सत्र काव्य गोष्ठियाँ हैं जो हमारे बीच में मौजूद कवित्री हैं वो करेंगी। कार्यक्रम की रूपरेखा के लिए, कानपुर मेरी नज़र के लिए जो बातचीत रखने की एक रूपरेखा है वो राजेश जी थोड़ा उसका करेंगे और उन्होंने भी कुछ चीज़ें लिखी हैं कानपुर के बारे में, तो वो कुछ बताएंगे भी और इस पूरे सत्र का परिचय भी देंगे। सर नमस्कार। सबसे पहले मैं रोमी अड्डा पे आप सबका स्वागत करता हूँ। यहाँ पे मिलने की हम लोग ने परंपरा शुरू करी है, कोशिश करेंगे कि हमेशा चलती रहे, अनवरत चलती रहे। कि कानपुर की एक पहचान अड्डेबाजी भी है। तो क्या आज का विषय है, थोड़ा सा एक दो बातें मैं कहना चाहूँगा। हर शहर आपको कुछ देता है, हमारे व्यक्तित्व के निर्माण में उस शहर की गंध पोशाक होती है। मैं कानपुर में पला बड़ा हुआ, मेरा कानपुर, गंगा किनारे बसा मेरा कानपुर। बहुत से एजुकेशनल इंस्टीट्यूट थे यहाँ, IIT, मेडिकल कॉलेज, शुगर इंस्टीट्यूट, टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट और बहुत से मिले थी। कुल मिला के कानपुर 2 लोगों से दिखता था। जब मिलों की छुट्टी होती थी तो समूह में निकलते मजदूर, और कॉलेज की छुट्टी में आंखों में सपने लिए युवा निकलते थे, जो शहर के से निकल के कहाँ अपना परचम लहराएंगे। उन्हीं में से एक व्यक्ति हम लोग के बीच में भी है, कि जोश करके कानपुर से पढ़े और राजनगर में रहे, PTI से पढ़े और दिल्ली IIT में प्रोफेसर हुए और भी बहुत से काम इन्होंने किए हैं। सबकी आंखों में एक अलग अलग सपना था। मेरा शायद मुझे आज भी कानपुर के उन दिनों की याद दिलाता है, जिसमें इस आवाज़ के साथ दिखता था सड़कों पे मजदूर का मेडिकल, मजदूरों का ग्रूम, मेडिकल कॉलेज से निकलते युवा है। और कानपुर में असद मोहानी और गणेश शंकर विद्यार्थी की विरासत लेके हम लोग बड़े हुए हैं। यहाँ पे एक तो कानपुर से मैं पूछता हूँ, तुमने मुझे क्या दिया और मैंने तुमसे क्या पाया? हाँ, तो कानपुर ने दी मुझे आवाज़ दी, सर मारते थे तुम्हारी ये आवाज़ दी। निरुद्देश घूमना, देखना सूरज को उगते हुए, है पेड़ पत्तियों से बतियाना, सुनना चिड़ियों का चहचहाना, बेमकसद सड़कों को नापना और आवारा रातों के संग हो लेना, ये मुझे कानपुर ने दिया। हाँ, कानपुर ने दी मुझे कविता, कानपुर ने दी मुझे कहानी, कानपुर ने दिया मुझे नाटक, जिससे मैं जान सका दुख क्या होता है। इन सबसे परिचय मुझे कानपुर ने कराया और कानपुर ने दिया मुझे विस्तार, मेरे सोच के दायरों को तोड़ा और सामूहिकता को जीने का सलीका सिखाया। कानपुर धन्यवाद, तुमने मुझे क्या क्या दिया और हमें क्या क्या पाया, मैं बयान नहीं कर सकता तुमने क्या क्या मुझे दिया है। धन्यवाद। मैं शुरू करता हूँ। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर। किसी शहर को इस तरीके से देखना इतना खूबसूरत होता है, ये मुझे भी नहीं पता था। लेकिन अपने MA के दौरान मैंने किताब पढ़ी थी, इजर अब्दुल्ला डंकन की आत्मकथा थी,
ग्रीस के बारे में जिस तरीके से वो उसके मंदिरों में सड़कों पे बैठ करके जो बयान करती थी, उससे लगता था किसी शहर को कैसे हम देख सकते हैं। और फिर मैं जब बनारस के बाहर निकली थी तो मैंने बनारस को बहुत याद किया था, आज तक याद करती हूँ। तो किसी शहर को कैसे याद करते हैं, ये मैंने बाहर निकल करके ही उस शहर से सीखा है। और इतनी खूबसूरती से राजेश जी ने उसको बयान किया, वो बहुत दिल छूने वाला था। आगे मैं अपना इस बातचीत के क्रम को हम लोग आगे रखते हैं और डॉक्टर संजीव सिकरोड़िया जी को मैं उनसे आग्रह करूंगी कि वो आए, अपनी बात रखें। डॉक्टर संजीव जी MBBS डॉक्टर हैं और साहित्य प्रेमी हैं और रंग मंच का भी में भी उनकी गहरी रुचि है। सर मैंने राजेश जी से आग्रह किया था कि मुझे थोड़ा बाद में बुलाएं ताकि मैं और लोगों के विचार, मेरे विचार तो राजेश जी और मैं बहुत बचपन के दोस्त हैं, तो उन्होंने उसका एक पहलू रखा। कानपुर से मेरा जुड़ाव बहुत पुराना है। मेरी ननिहाल यहाँ पे राजयान शिवाला के बगल में एक कैलाश मंदिर का हाथा है, वहाँ होती थी। मैं बहुत बचपन से कानपुर आता रहा हूँ। फिर 1971 में मैं फाइनली मेरे पापा का ट्रांसफरेबल जॉब था, तो हम लोग कानपुर आ गए। हाई स्कूल, इंटर, फिर BSc, फिर मेडिकल कॉलेज, MBBS और फिर पैथोलॉजी में प्रैक्टिस। इस दौरान मैंने कानपुर में जो बदलाव होते हुए देखा, उसी की यात्रा में आपको ले सकता हूँ। जब मैं बचपन में आता था तो प्रायः चुन्नीगंज पे कानपुर खत्म हो जाता था। उसके बाद के मोहल्ले दूर दूर थे। मेडिकल कॉलेज बन गया था, स्वरूपनगर बनने की प्रक्रिया में था, और फिर स्वरूपनगर बना, आरनगर बना, ये सब मोहल्ले। चुन्नीगंज तक का कानपुर मेरे बचपन के कानपुर है। ये वो कानपुर है जिसको कि आप कानपुर का मूल चरित्र, आज भी मैं जब जाता हूँ तब जो कानपुर का मूल चरित्र जो मुझे बचपन में याद है वो वहीं मिलता है। बाकी मैं यहाँ पे विकास नगर नाम के मोहल्ले में रहता हूँ, जो कि अपेक्षाकृत नई रिहाइश है। तो मैंने मेरे आंखों के सामने देखते देखते कानपुर की रिहाइश बदल गई। पहले हाथे होते थे, छोटे छोटे मकान होते थे, गलियां होती थी, उनके किनारे 100 गज, 115 गज में मकान होते थे, लेकिन मुकम्मल मकान होते थे। अब जो ये नया कानपुर बना, यहाँ पे निश्चित रूप से रिहाइश में एक सुखद बदलाव आया। शुरुआत में मकान बड़े हुए, सड़कों का अच्छा जाल बना, उसके अंदर अच्छे साफ सुथरे मकान, साफ सुथरी कॉलोनीज उस तरह की बनी, जो इन्होंने कहा कि प्रदूषण में हम अव्वल नंबर हैं। लेकिन हमें लगता है कि मेरे बचपन के कानपुर से अब ये जो नया कानपुर है, ये अपेक्षाकृत साफ। जैसे मैं जिस मोहल्ले में रहता हूँ, मैं कह सकता हूँ कि वो मोहल्ला एक साफ सुथरा मोहल्ला है। इसी में आप और परिवर्तन देखें तो हमारे समय में दक्षिण कानपुर नहीं था, केवल गोविंद नगर करके मोहल्ला था। अब उसके बाद दक्षिण कानपुर का बहुत बड़ा विकास हुआ, और अगर तटस्थ भाव से आप देखें तो उसका लेआउट अच्छा है, वहाँ पे मकानियत अच्छी है। हाँ, अब थोड़ा सा ये है कि बाजार नहीं है वहाँ पे भी बड़ा बाजार,
अब हम बाजार पे आते हैं, मतलब बाजार में क्या परिवर्तन है। जब मैं बचपन में कानपुर आता था तो हमारा जो ट्रेडिशनल बाजार था वो सराफे और फुसक का बाजार बिरहाना रोड था, हैं जनरल उसकी कपड़ों की और इन सब के लिए, इस सब के लिए नवीन मार्केट था। थोड़ा सा एंग्लिसाइज जो था वो मॉल रोड था, और एक जो पॉश मार्केट आप कह सकते हैं वो पीपीएन मार्केट था। समय के साथ बदलाव हुआ। आज कानपुर में उत्तर प्रदेश का पहला मॉल रेव 3 यहाँ पे बना। अब जेड स्क्वायर मॉल है, दक्षिण में कहने को उनका अपना मॉल है, साउथेक्स मॉल है। तो जो उसी के साथ साथ हमारी खरीदारी की आदतें भी बदली। अब ये जो पुराने मार्केट हैं ये अभी भी हैं, लेकिन अब इनमें खरीदार नहीं। तो ये ऑनलाइन खरीदारी का कल्चर भी कानपुर में खूब जबरदस्त है। अब आते हैं खान पान। मैं जिस कानपुर को जानता हूँ, जैसे इन्होंने बताया कि साहब चाट का बड़ा वो, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि कानपुर में चाट तो खैर है ही है, ट्रेडिशनल है, मिठाई भी ट्रेडिशनल है, लेकिन खान पान की दुनिया का अद्भुत विस्तार हुआ है। मतलब और एंड आउटसाइड ईटिंग का कल्चर था। मुझे याद है जब मैं बचपन में था, आता था, या 71 तक नवीन मार्केट यहाँ का सबसे बड़ा मार्केट होता था, वहाँ पे खाने पीने की एक भी दुकान नहीं एक भी दुकान नहीं थी। आज आपको गली गली मोहल्लों में कैफे खुल रहे हैं, बड़ी बड़ी सजी हुई, मतलब भव्य मिठाई की दुकानें हो गई हैं। और आम जो युवा है यहाँ का, वो ईटिंग आउट कल्चर आ गया है यहाँ पे बहुत लोग। और प्लस जोमेटो और स्विगी तो हैं ही हैं, जो आप लोग घर में कहते हैं। ये रिहाइश और यहाँ का जो जिसे हम ट्रेडिशनल कल्चर कहते हैं, उसका बदलाव मैंने थोड़ा बताया। गंगा प्रेम, मेरे ख्याल से गंगा प्रेम में डिक्लाइन है। अब वो गंगा प्रेम नहीं रहा। हमारे पड़ोसी भी होते थे कैलाश मंदिर में, वो अच्छे बहुत बड़े गंगा प्रेमी थे। उन्होंने एक नाव वहाँ पे खरीद रखी थी, वो बंधी रहती थी, उनकी पत्नी घर में इंतजार करती थी और वो नाव में कुछ समय, मतलब हफ्ते भर नाव में रहते थे। और मेरी नानी, मेरे समय ही काफ़ी वृद्ध हो गई थी जब मेरा जन्म हुआ, लेकिन उस समय वो कल्चर था कि लोग 4 बजे उठ करके गंगा जी जाते थे, वहाँ पे आरती करते थे। वो कल्चर मेरे ख्याल से अब खत्म है। अब गंगा बैराज है जो पिकनिक स्पॉट है, उसके बगल में मैगी पॉइंट है। ये एक अच्छी बात है कि युवा इसी बहाने नदी से तो परिचित हो रहे हैं। तो ये अब वो नदी का कितना उनके अंदर प्रेम है ये तो अलग बात है, बस पिकनिक स्पॉट हो गया, लेकिन वो जा रहे हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने रिहाइश, खान पान, इन सब की, पहनावे में भी बदलाव आया। आज का जो युवा है वो ये पहनता है, जीन्स और टी शर्ट पहनता है। तो जब मैं भी 65 साल का युवा ही हूँ, आप ये मान रहे लेकिन आज अब हमारे समय मेरे देखते देखते वो आया। मुझे याद है कि जब मैं बॉम्बे या दिल्ली अपने रिश्तेदारों के यहाँ जाता था, तो मेरे पहनावे से देख के कह देते थे कि तुम यूपी के हो यार। लेकिन अब वो अंतर खत्म। दूसरा जो बदलाव मैं देखता हूँ कानपुर में, मैं चिकित्सा क्षेत्र से आता हूँ। चिकित्सा क्षेत्र में कानपुर में बहुत मेरे हिसाब से बहुत। जब मैं आया था, जब मैं बचपन में था, तो यहाँ पे फैमिली डॉक्टर का कंसेप्ट था, और डॉक्टर साहब जो थे उनके बगल में एक मेडिसिन की दुकान होती थी, उसके बगल में वो बैठते थे बड़े बड़े डॉक्टर साहब।
प्रेमनाथ कपूर, अमरनाथ भल्ला और ये सब जो उस समय वहाँ बिलस बाजार और वो यहाँ पे मैसन रोड के जो होते थे डॉक्टर साहब, हाँ इन सब का ये कल्चर। नर्सिंग होम, पहला नर्सिंग होम कानपुर में आर.के. देवी खोला, उसके बाद मद्रास खोला। आज की तारीख में कानपुर में कई मल्टी स्पेशलिटी कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स हैं और लगभग चिकित्सा के हर क्षेत्र में सुपर स्पेशलिटी है यहाँ पे, और अच्छा इलाज, कुछ क्षेत्रों में तो बहुत अच्छा इलाज होता है ये। और यकीन मानिए कि चिकित्सा के क्षेत्र में सरकारी क्षेत्र में भी बहुत तरक्की कितने सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स यहाँ पे आ गए। सेम गोज विद द एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, कम से कम सेकेंडरी एजुकेशन तक मैं कह सकता हूँ, इंटरमीडिएट तक की एजुकेशन यहाँ में बहुत तरक्की। हम लोग इस समय में तो वही PhD कॉलेज, GIC और MG कॉलेज लड़कियों के लिए और ये सब होते थे, और डिग्री कॉलेज में AD बाद में आए। लेकिन आज की तारीख में डिग्री कॉलेज में तो मतलब क्रांति हो गई, बहुत अच्छा हुआ। और प्राइवेट सेक्टर में इंजीनियरिंग कॉलेज की बहार हो गई कानपुर में। हालांकि उनका स्टैंडर्ड क्या है ये इसके बारे में मैं जितना कम बोलूँ उतना अच्छा है। सेम गोज विद द प्राइवेट सेक्टर मेडिकल कॉलेजेस ऑल्सो, बट नंबर जोड़ने के लिए तो है हमारे पास। और एक तीसरी बात, कल्चर, आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर के लिए यहाँ पे बड़े प्रबुद्धजन बैठे हैं। अगर मैं कुछ बोलूँगा तो शायद विवादास्पद भी हो जाए, उसमें मुझे कोई तरक्की नहीं है। वैसे भी कानपुर कभी भी आर्ट एंड कल्चर की भूमि नहीं रहा। यहाँ पर कहने को तो प्रतीक मिश्रा जी थे ना, प्रतीक मिश्रा जी एक कवि होते थे, हम लोग का ग्रंथ थे। उन्होंने उनका एक शोध ग्रंथ पब्लिश हुआ था कानपुर के 364 वो उसको शायद उन्होंने व्यंग में 365 कभी का सिस्टम किया, लेकिन मिले इसलिए नहीं कि 364 उन्होंने जाके मुझे जितने ये तो आप कह रहे हैं, मैं उसमें वक्रोक्ति भी ढूंढ रहा हूँ कि कहने को 365 कवि हैं यहाँ पे जिनके हम ग्रंथ लिख रहे हैं, लेकिन वो 365 कवि भी 365 ही कवि थे उसमें कि यहाँ से कोई बहुत, यहाँ की जैसे जो सबसे प्रचलित विधा रही कविता की वो रही गीत। अब गीतकार तो यहाँ से हुए हमारे ही अग्रज कई लोग अच्छे गीतकार हुए हमारे मित्र प्रमोद तिवारी जो अब नहीं रहे, गजल में भी कुछ लोग हुए यहाँ पे। लेकिन कुल मिलाकर के मतलब ठीक औसत दर्जे के कानपुर में कला की एक विधा ने निश्चित तौर पर तरक्की की, थैंक्स टू प्रोफेसर सत्यमूर्ति। वो था नाटक, रंगमंच। रंगमंच में कानपुर का स्थान कम से कम हिंदी रंगमंच में, हिंदी भाषी रंगमंच में देश में अग्रणी तौर पे लिया जाता था। बाकी जहाँ भी रंगमंच बहुत फला फूला वो सरकारी प्रेशर पर हट गए। चाहे दिल्ली ले लिया तो वहाँ पे संगीत नाटक एकेडमी और पब्लिक लिटिल थिएटर ग्रुप और इन सब के सिस्टम पर। कानपुर में एक दर्पण नाम की संस्था, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया और दर्पण लखनऊ भी बनी, दर्पण गोरखपुर भी बनी, दर्पण सीतापुर भी बनी, कई उन्होंने किया है। तो सबके पीछे जो ड्राइविंग फोर्स थे वो सत्यमूर्ति माँ साहब थे। उस समय में थिएटर का बहुत अच्छा सुदृढ़ काम था यहाँ पे। शिल्पी थे, राजेंद्र सिंह की संस्था होती थी, डेनिस क्लेमेंट वगैरह, बाद में उन्होंने फिल्मों में भी गए और कई मतलब संस्थाएं थी यहाँ पे। संगीत में भी यहाँ कानपुर का कोई खास, उत्तर प्रदेश को ही ले लें तो बनारस बहुत बड़ा घराना ही है और वो संगीत का, इलाहाबाद में प्रयाग संगीत समिति और ये सब था।
कानपुर में ले करके हम लोग काशीनाथ बॉर्डर्स और कुछ ही लोगों का नाम ले सकते हैं, यहाँ ज़्यादा संगीत में भी नहीं रहा। तो कुल मिला के जैसा औसत दृश्य वहाँ था वैसा अभी भी होगा। अब आजकल तो मैं कला की फील्ड से बहुत ज़्यादा जुड़ा भी नहीं हूँ, इसलिए मैं नए लोगों के वक्त से उतना परिचित भी नहीं था, लेकिन हो सकता है कि भाई लोग आए हों। अभी तो मैं इंडियन आइडल वगैरह देखता हूँ, उसमें कानपुर के हर वक्त कुछ न कुछ लोग आते ही रहते हैं। तो अभी वो मुमताज़ आई थी वो बीच में, और कुछ लोगों का नाम होता है इस तरह करके। एक हमारे मित्र हैं प्रियंवर, वो उन्होंने एक बार हमसे कहा था कि किसी समय में कानपुर सचमुच में एक महानगर होता था, और आज ये एक ओवर पॉपुलेटेड विलेज हो गया। शायद मैं कहीं पर उनसे सहमत हूँ। जैसे पूरे दक्षिण कानपुर को आप ले, लोगों ने अच्छे मकान बनाए, अच्छे शैक्षणिक संस्थान भी हैं, सब कुछ, लेकिन कुल मिलाकर के महानगरीय संस्कृति नहीं है। नवस्ता, बर्रा, ये सब जो जगह हैं, ये लगभग वही ओवर पॉपुलेटेड विलेज, कस्बाई मानसिकता जैसे आप कह सकते हैं। गाँव से ही आए ना वो लोग, तो वैसे ही हो गया। वैसे ही हो गया। ये बात दिल्ली में नहीं है, लेकिन आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि जब लेव 3 मॉल बना था यहाँ पे, तो इसकी मार्केटिंग दक्षिण कानपुर में नहीं हुई थी। वो नहीं चाहते थे कि वो लोग यहाँ आए, यहाँ तक का सिस्टम था। अब कुल मिला करके मैं तो ये समझता हूँ कि कानपुर मेरी निगाह में जितना बदला उतना बदला, इस तरह से बदलाव को देखता हूँ मैं, फॉर द गुड और फॉर द बैड। यू हैव टू। बहुत बहुत शुक्रिया सर, इतनी गहराई से अपने हम लोगों को बताने के लिए। अगले वक्ता के रूप में मैं डॉक्टर प्रदीप दीक्षित जी से आग्रह करूँगी कि वो आए, अपनी बात रखें। वो शिक्षाविद भी हैं और उत्कर्ष अकादमी के निदेशक भी हैं, और कई किताबें उन्हें प्रकाशित भी हुई हैं। आगे तो देखने चलने वाली चीजों को लेके आप सब लोगों का आभार। आज बहुत शहर में कार्यक्रम बिग गन्स आर हियर एंड ऑल्सो रास्ते में आने में इसीलिए पाठक जी के आदमी रास्ता होते हुए बोले इधर से नहीं जा सकते, इधर से केवल पाठक जी जाए, और वहाँ जाना नहीं, वहाँ नहीं जाना, तो पत्रकार को जाना जो वो आगे कानपुर मेरे लिए तो बहुत अजीज है। कानपुर मेरा मायका इटावा में, इटावा में एक छोटा सा कस्बा है भतना, वही मेरा मायका है, वही मेरी पैदाइश है, मेरा जन्म है। तो वहां से मैं आया था इस शहर में 1983। एक्चुअली गया था मैं इलाहाबाद, मेरे सपनों का शहर इलाहाबाद, ड्रीम सिटी मेरा कानपुर कभी नहीं था मेरे सपनों में। अच्छा, मेरा फर्स्ट सिटी भी इलाहाबाद ही है। मैं इटावा से निकल के जिस पहले शहर में आया था वो इलाहाबाद, अबाउट 1973, तभी से बस गया। फिर वो गुनाहों के देवता और छोटे छोटे पक्षी और ये सब पढ़ने से और इलाहाबाद अपना लगता था। ब्रदर वहीं से MSc DPhil किया था, तो आना जाना बहुत, मैं चाहता भी इलाहाबाद में ही बसता। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी हो गया, हिंदी में MA का, और मेरा एडमिशन खुद जगदीश गुप्त जी ने किया, जो कि सन 82 में एक कार्यक्रम में वहाँ ATI नैनीताल में उनसे मुलाकात हुई थी और उनका आशीर्वाद मिला था, उनका तुम्हारा एडमिशन हम करेंगे। वो ईयर 0 हो गया, तो साल बचाने के लिए भागा, वो भाग के कर यहाँ हिस्ट्री में एडमिशन।
इस तरह से कानपुर से जुड़ाव शुरू। वैसे भी मैं कानपुर को मजदूरों का शहर मानता था, क्योंकि सीपीएम का बर्थ प्लेस यही है। हमारे एक साहित्यिक गुरु थे, वो भी हमेशा यही इसी नाम से बुलाते थे कानपुर को, क्या हुआ थे विश्वनाथ पटेल, बहुत बड़े साहित्यकार। इस तरह कानपुर में आया। अब आते ही आते पहले तो एमए का प्रीवियस ईयर हुआ, खास नहीं, सोच के आया था इटावा से कि नेतागिरी नहीं करनी है। सब पहला संकल्प यही था कि नेतागिरी नहीं करनी है, पॉलिटिक्स नहीं। तो कॉलेज पॉलिटिक्स से भी दूर रहा, ऑफ हो गया। हाँ ऑफ हो गया, तो बहुत ज्यादा हो गई थी इटावा में। 2-3 लोग निपट गए थे, थोड़ा भारी के कांड था, इसलिए उससे बिल्कुल विदर्शना हो। फिर होते होते तय कर लिया था कानपुर छोड़। हमारे ब्रदर चाहते थे कि मैं कंपटीशन की तैयारी करूं, IAS PCS करूं, वो भी थे भी हैंगी क्या मुरादाबाद में उनकी पोस्टिंग थी। उनका तुम मुरादाबाद आओ, हम तुम्हें पढ़ाएंगे, यहाँ एडमिशन बना रहे हैं। तो पूरी तैयारी हो, साल से बात कर दी, ऑल सर हमारे यहाँ कचौड़ी, उनका ठीक अटेंडेंस वगैरह हो जाए। सामान बांध लिया हॉस्टल में, पैसे जो थे खूब खर्च कर दिए। उस समय यहाँ का एक बहुत बड़ा आइकॉनिक शॉप हुआ करती थी कल्पना रेडीमेड की, जहाँ तनिष्क है आजकल, उन्हीं मालिक की है। वहां से खूब ट्रैक सूट और ये और वो सब खरीद लिए, जो कुछ जिंदगी में सोचते थे खरीदने के लिए, पैसे खत्म करने। अब तो जा ही रहे हैं भाई सब, बस क्या करें। बाय करने के लिए पहुंचा राइचस कॉलेज के हिस्ट्री डिपार्टमेंट में, सर को बोलने के सर में जा रहा हूँ, बैच शुरू एग्जाम देने आऊँ। वहीं असली कानपुर में, जो कानपुर की वास्तविक मुलाकात जिसने जिंदगी बदल दी, वो वही वहां जाकर ये मुझसे इसका सीनियर, इन्होंने कहा कि अब मैं कुछ कह नहीं पाया था अभी पॉल सर से। ये पहले से बैठी थी, पॉल सर शायद थे भी नहीं, ये रिसर्च कर उनका कि प्रदीप तुम तो पत्रकारिता करते हो, हमें कोई अफेयर नहीं, परिचय तुम तो पत्रकारिता करते हो। मैं अमर उजाला में पहली रिपोर्टर रह चुका था, यहाँ पत्रकारिता का इंस्टीट्यूट खोला, तुम कोर्स क्यों नहीं करना। अब मैंने अपनी बात नहीं कही जो मैं कहने आया था, मैंने कहाँ खोला है, गरीब जो भारतीय विद्या। कितने बजे जाना होता, वो शाम को होता 4 बजे। मैं वहां जितने पैसे बचे थे फीस भर दी। मेहता सर से रिक्वेस्ट की, बाकी के मंगवा रहे हैं पैसे घर से जमा कर, फिलहाल हमारा एडमिशन हो गया। तब फोन इतना आसान नहीं था, सवेरे सवेरे ट्रेजरी गया, ट्रेजरी ऑफिसर से कहा, भाई साहब को बैच के थे कि हमारे भाई साहब से, ट्रेजरी में हॉटलाइन होती थी, हमारे भाई साहब से बात करें। भाई साहब को बताया क्या और नहीं आ रहा, और कानपुर में ही है, और खुल गया, बक्से से सामान बाहर आ गया, और उनसे कहा पैसे हमने सब खर्च कर लिए और भेजो। जो वो क्या गया, हमने कहा पत्रकारिता का कोर्स कर, और वो कंपटीशन की तैयारी अधूरी, अपना IAS न PCS, भारतीय विद्या भवन जाने लगे, साइकिल अपनी क्लासेस हॉस्टल से विद्या भवन, कभी कभी टेम्पो, वहाँ ये का तो पहले से 1 साल बाद ये मोदी आ और इसके एग्जाम ड्रॉप कर दिया था। हाँ ये बात सही। 1 साल हमने ड्रॉप कर दी, कुछ लड़ाई झगड़ा हो गया, ड्रॉप कर दी, हल्का नहीं कर दी, मैंने भी कर दी। तब इसके बाद ये एग्जाम फिर साल। अब इस बीच में क्या हुआ कि हल्का के घर आने जाना पड़ गया, या फिर अभी भी नहीं। हाँ
इनके बाबा ने हमें पसंद कर लिया, पता नहीं क्यों कर दिया, वो चले गए, तो पूछ भी नहीं पाया उसे आपने क्यों किया। इनके पिताजी हमारे घर पहुंच गए, क्योंकि हम लोगों की दोस्ती भी थी, मूवमेंट भी थी, तो ये हुआ कि भाई शादी बिना कुछ किए उसी समय ICHR की फेलोशिप भी अवार्ड हो गई थी, इनको भी हो गई, दोनों को एक साथ। तो ये हुआ कि खाने पीने रहने रुकने का इंतजाम, रोटी पानी का तो हो ही गया है। तो हम लोगों की शादी फिर बहुत जल्दी हुई, यानी 86 में शादी, 86 और फिर कानपुर ही हो गया। इस बीच में थोड़ा सा हम लोग हटे, BHU गए, लौट करके आए, कुछ दिन इटावा भी रहे। अल्टीमेटली होते होते जो सबसे नापसंद शहर थी वो पसंद हो गई। एक बार श्री प्रकाश जी बहुत चीखे चिल्लाए थे मंच पर 2010 में। मैंने पुस्तक मेले में ये कहा था कि कानपुर मेरी ससुराल है, मेरा मायका, मेरा घर इटावा है। अपने भाषण में चिल्लाए थे कि अभी भी कानपुर को अपना नहीं मान पाया। मैंने कानपुर की किताबें लिखी, सलाम कानपुर मैंने लिखी, उसी का विमोचन था। कानपुर की भव्य विरासत लिखी, कानपुर का भी महशर में याद करते थे चले गए कि कितने सारे आर्टिकल उस समय आज अखबार में लिखे, कानपुर के मंदिर कैसे कैसे जागरण में कितने सारे आर्टिकल लिखे। तो कानपुर तो मेरी नसों में बह रहा है, लेकिन हकीकत को छुटलाया भी नहीं जा सकता। इटावा छूटा भी नहीं, आज भी मैं साल में 10 बार इटावा जाता हूँ। और इटावा वाले इस बात से खुश हैं कि इटावा अभी भी धड़कता है हमारे दिल में। कानपुर की अलग धड़कन है, इटावा की अलग धड़कन है। लंबा ना हो जाए इसलिए समझता हूँ। कानपुर में जो मैंने महसूस किया, ये टैबला रासा है, खाली स्लेट है, पूरी स्लेट है। कानपुर बना ही इसलिए क्योंकि ये ट्रेडिंग और इंडस्ट्रियल हब बना। ईस्ट इंडिया कंपनी का कंट्रोलमेंट जब हरदोई से ट्रांसफर हुआ बिलग्राम से, कानपुर में आ गया, जूही में आया पहले, तक टाइम बसा, तो काम करने वालों की जरूरत पड़ी। शुरुआत में यहाँ स्टील इंडस्ट्री बनी, लेदर, ऑर्डिनेंस और टेक्सटाइल। उसके लिए जो कैचमेंट एरिया बना, लेबर कैचमेंट, वो ईस्टर्न यूपी बना। तो एक कानपुर की आज अगर आज हम 60 से 66 लाख के बीच की आबादी देखें तो उसमें मुझे लगता है कम से कम 20 लाख के आसपास भोजपुर बैठे। चुनाव बड़ा असर दिखता है उसमें। तो ये अरमापुर और ये विजयनगर और शास्त्री नगर और गोविंद नगर का थोड़ा पार्ट और ये सब और दक्षिण कानपुर, ये सब बनता गया। तो ऐसे कानपुर उभरता है। कानपुर मस्त इसीलिए है कि कानपुर की अपनी, ऐसी संजीव जी बात कह रहे थे, एक पर्टिकुलर आइडेंटिटी नहीं। आप खुद खोज के देखिए, कहने को आप ठक्कू का लड्डू और राहुल का समोसा कह लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये कोई बड़ी आइडेंटिटी नहीं, यह हम स्वीकार उसका रीजन। एंशिएंट पीरियड में कभी कानपुर किसी सम्राट की राजधानी नहीं था। मिडिवल पीरियड में किसी सुल्तान बादशाह और उसके बाद लेटर मुगल में किसी नवाब की नवाबियत नहीं था, तो अवध था। ब्रिटिश पीरियड में ईस्ट इंडिया कंपनी और 1858 के बाद ब्रिटिश हेडक्वार्टर इलाहाबाद था। आप इलाहाबाद की फिजा को महसूस कर लीजिए। तो तीनों पीरियड्स में एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न, कानपुर को एलीट कल्चर देने वाला कोई सेगमेंट नहीं। जब श्री प्रकाश जी ने मुझसे पूछा था कि ट्रेन शुरू होने जा रही है कानपुर से, तुम गुरु हो, कोई नाम बताओ, तो मैंने कहा देखो कानपुर, मैंने किताब में भी यहीं से शुरुआत होती है, सलाम कानपुर। मैंने कहा देखो कानपुर तो मजदूरों का शहर, ये शाम अवध नहीं हो सकता,
ये सुबह बनारस नहीं हो सकता, ये बॉम्बे और शिमला की रात नहीं हो सकती। हमारी जो अब असली ताकत है वो दिन, क्योंकि हम मजदूर हैं, हम दिन भर जम के मेहनत करते हैं। तो श्रम भारती हमने उनको नाम सजेस्ट किया उस टाइम, वो होते होते श्रम शक्ति हुआ। पर मैंने उसे कई बार कहा कि भाई रेल मंत्रालय से एक लेटर तो दिलवा दो, लेटर ऑफ एप्रिसिएशन। बोले हाँ हाँ होते रही, नहीं हो पाए और हम भी कोई इसके पीछे नहीं पड़े। कभी याद आ गया तो कहा बोले करवा दो। एक भी मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल बने। ईस्ट कानपुर से कह रही है। ईस्ट कानपुर में शिव प्रकाश कहाँ आते हैं? ईस्ट कानपुर, हाँ, साउथ में है। ईस्ट कानपुर कुछ कर लाल बंगला रोदगी रहे, इसके पहले रोदगी रहे, वो तो लाल बंगले से है। ना केंद्रीय मंत्री रोदगी के रहे, हरियाणा शास्त्री कुछ कंफ्यूजन। अब इस तरह ये कानपुर श्रम का शहर, मेहनत का शहर बनता गया। तो यहाँ पर अलग सेगमेंट से जो भी आपने बात की थी ना कि ये कानपुर एक बड़ा सा देहात, उसका कारण ये कि एक तो उसका कैचमेंट एरिया छोटा है। कनपुरिया तो बड़ा मुश्किल से मिलेगा, बाकी सब हम कहीं ना कहीं से आए और यहां पर ठहर गए। और जितने भी ये इंडस्ट्रियल सिटीज होते हैं इनकी शिद्दत भी है, जैसे गाजियाबाद, जैसे नोएडा। अब इनका जो फलक है वो बहुत बड़ा है, उसमें भारत के विभिन्न हिस्से आते हैं। यहाँ ईस्टर्न यूपी हो गया, थोड़ा सा सेंट्रल यूपी हो गया, बुंदेलखंड हो गया, आसपास उन्नाव हो गया, वहां के लोग आते हैं। बल्कि बुंदेलखंड वाले झांसी जाते, वो झांसी भी ज्यादा क्या, बुंदेलखंड यहाँ काफी है वैसे, हाँ, क्योंकि वो इंडस्ट्रियल वहां पर है नहीं। हाँ, है नहीं। अब तो इसलिए कानपुर की एक खास पहचान नहीं, यहाँ सब कुछ घुला मिला हुआ है, आपस में शामिल है। और शायद यही मस्ती है, मस्ती का कारण भी है। एक पर्टिकुलर फ्रेम में ढल करके हम आगे नहीं बढ़े। अवध जैसी, बनारस जैसी, ब्रज जैसी कोई एक पर्टिकुलर कल्चरल स्ट्रीम हमारे पास नहीं है कि ये कैसे। अब कहने को तो हम बहुत सारी चीजें कनपुरिया कह देते हैं, लेकिन जब उनको ढूंढने शुरू करते हैं तो नहीं हो। टोन खाली कानपुरिया, हाँ, वो एक रीजनल टोन है, उसमें भी उन्नाव की टोन घुसी हुई है। हाँ, अब अन्नू अवस्थी जो बोलते हैं वो उन्नाव की टोन, हाँ, बैसवारी टोन, वो एग्जैक्टली, क्योंकि कानपुर का तो एग्जैक्टली कुछ है ही नहीं। कानपुर सब मिलकर के बना, ये सच्चा हिंदुस्तान जो कहते हैं ना कि डाइवर्सिटी फुल कल्चर। तो लॉट ऑफ डाइवर्सिटी, लॉट ऑफ कंपोजिट कल्चर अब आपको कानपुर में मिल जाए। खान पान में वही है, चाट पैदा ही दिल्ली में हुई, इससे पहले चाट की कोई जिंदगी ही नहीं, चांदनी चौक से शुरू हुई। लेकिन वो चाट दिल्ली वालों ने जो है, जो भी बता रहे थे ना, उसमें अनारदाना और पनीर डाल के, प्याज, और हम लोग कानपुर वाले तो घबरा जाते हैं जब वो प्याज काटने लगते हैं टिकिया। तो चाट भी यहाँ की ओरिजिनल नहीं है, ये तो आई है, वेस्ट से आई, इसका जन्म तो ओरिजिनल लाहौर से। तो ऐसी बहुत सारी कनेक्टिविटीज हैं, बहुत सारे इसके कानपुर के ऐसे अक्स हैं, खिड़कियां हैं, झरोखे हैं, जिनमें झांको तो बहुत कुछ दिख जाएगा। कुछ कहीं से जुड़ता है, कुछ कहीं से जुड़ता है, कुछ कहीं से जुड़ता है। और यही शहर की खूबसूरती है जो इसे पकड़ लेती है, रोक लेती है। और हमसे इसीलिए लोग गए हैं। एक एक व्यक्ति अगर अपनी अपनी नेटिवनेस खोजेगा, पता नहीं कहाँ कहाँ तक पहुंच। अपनी बात पूरी कर रहा हूँ, रोमी को याद कर रहा हूँ,
रोमी रोमी हमारे साथ भी पढ़ी। हम लोग एक बैच के, मौलिक तो बात भी जैसे बात हम जूनियर हैं। हाँ, रोमी, अलका, हम और अनूप, राजेश और ये सब अलका पांडे भी थी। अलका पांडे यहाँ कल उसका वो गए थे, तब अलका वाजपेयी थी। ये सब लोग एक बैच। हाँ, संजय हमारे बीच से अचानक रोमी की जगह रोमी अड्डा आ गया। नियति याद करते हैं। वो उसमें लाइट भी नहीं जल रही नहीं, है। उसको लाइट भी नहीं जल रही ना, लेफ्ट लाइट जल रही थी शायद। जली? हाँ, उसका कनेक्शन देखो वहाँ पे। हेलो, नहीं माइक का कनेक्शन देखो। हाँ, ये अब जली। हेलो 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 हेलो। अब हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने जितनी शिद्दत से और जितने अपने पलों को, भावनाओं को और कानपुर शहर को जिस तरीके से बताया वो बहुत ही खूबसूरत था। अगले वक्ता के इवेंट में मैं प्रोफेसर पुरंदर घोष जी को आमंत्रित करना चाहूँगी। सर के बारे में मैं कुछ चीज़ें पढ़ रही थी, तो इनका ब्लॉग भी मैंने पढ़ा और वो स्क्रॉल करके मैं सोच रही थी कि कोई कुछ एक अच्छी सी कविता मैं निकालूं पढ़ने के लिए, लेकिन वो स्क्रॉलिंग ही खत्म हो रहा था। पहले इंग्लिश की तमाम कविताएं, फिर बंगाली में कविताएं, तब जाकर के मैंने अपने लिए एक कविता चुनी थी, खोज और आविष्कार। एक छिपे को खोजता है तो दूसरा ढके को, दोनों खोजने की कोशिश करते हैं जहाँ अंतिम सत्य रहता है। मौजूदा अनदेखी की खोज कर हम अपने में निर्माता खोजते हैं, विचार आकार लेते हैं प्रतीक्षित आविष्कार के। लगता है हम नई दुनिया का निर्माण कर रहे हैं, लेकिन दुनिया वही है जो हमारे न होते हुए भी थी। सर ने इंजीनियरिंग जैसा बताया राजेश जी ने कि SBI और मैथमेटिक्स से इन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है, दिल्ली में पढ़ाया भी है, अभी कई जगहों पे डायरेक्टर है और कई किताबें इंजीनियरिंग की प्रकाशित हुई हैं। उसके साथ में साहित्य की भी कई कविताएं प्रकाशित हुई हैं, जिसमें कि लुकिंग इनटू द मिरर भी है और गीले कागज के फैलते जलरंग, ये किताब है वैज्ञानिक विचार युगों के बीच सामाजिक काव्य फूलों का निर्माण, और बहुत सी किताबें हैं जो कि प्रकाशित हो चुकी हैं, कुछ उसके क्रम में है। तो सर आपकी बात हम लोग सुनना चाहेंगे कानून के बारे में। अगर बैठ के बोलना चाहें बैठ के बोलिए। आप बैठ के तो बोलना चाहें। नहीं लगी है? धन्यवाद और नमस्कार आप सभी को। मैं शायद कानपुर में बहुत बोला, कानपुर मेरा घर